नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। रमाकांत जी एक हरियाणा के साधारण से गांव के रहने वाले हैं। उनके घर में उनकी पत्नी निर्मला जी, उनका बेटा धीरज, उनकी बहू रागिनी, उनका 8 वर्षीय पोता वंश रहते हैं। आज उनके बेटे धीरज के कमरे से तेज आवाजें आ रही हैं। शायद धीरज और रागिनी में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। रमाकांत जी और उनकी पत्नी विमला जी ड्राइंग रूम में बैठे धीरज के कमरे से आते शोर को सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनने पर उन्हें रागिनी की आवाज़ सुनाई दी, जो धीरज से कह रही थी कि मैं अब से यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर संभालूं या बच्चों को संभालूं या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं जो उनकी देखरेख के लिए नौकर रख सके। तुम उन दोनों को अब वृद्धाश्रम भेज दो। जब तुम्हारा मन हो उनसे मिल लिया करना, और जब उनका मन हो वो यहाँ आ जाया करेंगे मिलने। रागिनी की बातें सुनकर रमाकांत जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले, और रमाकांत जी उन दिनों को याद करने लगे थे जब धीरज बहुत छोटा था। कैसे रमाकांत जी ने मजदूरी करके धीरज की परवरिश की, खुद की इच्छाओं का गला घोट धीरज की हर ख्वाहिश पूरी की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कभी कभी रमाकांत जी और उनकी पत्नी अपने घर के खर्च कम करके धीरज की स्कूल की फीस भरते थे। खुद भूखे रहते पर धीरज को अच्छे से अच्छा खाना देते थे। अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और आज धीरज एक उच्च अधिकारी के पद पर है, तो उसके बूढ़े माँ बाप उसके लिए बोझ हो गए। तभी रमाकांत जी के पोते वंश की आवाज़ आई। वंश अपने पापा धीरज से पूछ रहा था, पापा ये वृद्धाश्रम क्या होता है? तो धीरज बोला, बेटा वृद्धाश्रम वह होता है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। तो वंश अपनी मासूमियत से बोला, पापा जब आप और मम्मी भी बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों भी मुझे छोड़कर वृद्धाश्रम चले जाओगे क्या? वंश की बात सुनकर रागिनी गुस्से से वंश पर बरसते हुए बोली, वंश ये क्या तरीका है बात करने का अपने पापा से? कोई ऐसे बात करता है क्या? हम तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर रहे हैं। तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो। वंश रागिनी के गुस्से से थोड़ा सहम गया था और डरते हुए धीरे से अपने पापा से बोला, पापा क्या दादा दादी जी ने आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया? क्या उन्होंने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए नहीं जी? वंश की बात सुनकर धीरज अपने बचपन की यादों में खो गया। धीरज उन दिनों को याद करने लगा जब धीरज बहुत छोटा था और बड़ी गाड़ियों को देखकर उनमें बैठकर घूमने की जिद करता था। रमाकांत जी धीरज को यह कहकर समझा देते कि जब तुम पढ़ लिख के बड़े हो जाओगे तो अच्छी नौकरी करोगे तो तुम भी ऐसी बड़ी गाड़ी लेना और हमें उसमें घुमाना। मेरे पास तो साइकिल है, अभी इसी में घूम लो। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद थकने के बावजूद भी रमाकांत जी हर रोज शाम को धीरज को साइकिल पर घुमाते। हर त्योहार पर जब नीरज नए कपड़े लेने की जिद करता तो रमाकांत जी और उनकी पत्नी खुद पुराने कपड़े पहनते, पर नीरज को उसकी पसंद के नए कपड़े दिलवाते। यही सारी बातें याद करके धीरज की आंखों से आंसू छलकने लगे। रागिनी ने जब धीरज की आंखों से आंसू निकलते देखे तो धीरज से बोली, आप भी क्या बच्चों की बातें सुनकर भावुक हो रही हैं? ये तो नादान है, कुछ भी बोलता है। मैंने जो आपसे कहा है वही कीजिए, जाइए और मम्मी पापा से बात कीजिए। रागिनी की बात सुनकर धीरज गुस्से से रागिनी पर बरस पड़ा, ये कहते हुए कि वंश बच्चा है और नादान जरूर है पर ना समझ नहीं। जो बात एक छोटे बेटे की माँ होने के बाद तुम्हें समझ नहीं आई वो इस बच्चे को समझ आ गई। अभी वंश ने नादानी में हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही तो तुमने उसे अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब समझा दिया, बल्कि जितना मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया है उसका आधा भी हमने वंश के लिए नहीं किया। मेरे पास एक अच्छी नौकरी तो है जिससे हम वंश को अच्छे से पढ़ा सकें और घर का खर्चा भी चला सकें। मेरे पापा तो मजदूरी करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ संभालना, सोचा है तुमने कभी? यह कहकर धीरज जाने लगा। रागिनी गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। किसने क्या किया और क्या नहीं किया, मैंने तुमसे जो कहा है वही करो बस।
रागिनी की बात सुनकर धीरज बोला, अगर मेरे मम्मी पापा की जगह तुम्हारे मम्मी पापा होते तो क्या तुम उन्हें भी वृद्धाश्रम भेज देती? तो रागिनी बोली, मेरे मम्मी पापा ने अपनी ज़िंदगी में इतना कमाया है कि अपना खर्चा उठा सकें और अपनी देखरेख के लिए नौकर रख सकें। तो धीरज बोला, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास पैसा है तो मेरे मम्मी के पास उनका बेटा है जो उनका ध्यान रख सकता है। मैं अपने मम्मी पापा को कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें जो करना है करो। धीरज और रागिनी की लड़ाई बढ़ती देख रमाकांत जी और उनकी पत्नी निर्मला जी ने वृद्धाश्रम जाने का फैसला ले लिया और अपने कमरे में चले गए अपना सामान लेने। रमाकांत जी और उनकी पत्नी अपना सामान लेकर बाहर आ गए। वंश ने उनसे पूछा, दादा दादी जी आप दोनों कहीं जा रही हो? तो रमाकांत जी बोले, हाँ बेटा। तो वंश बोला, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। तो रमाकांत जी बोले, नहीं बेटा, तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। तो वंश बोला, आप कहाँ जा रही हो? जैसे ही रमाकांत जी ने कहा वृद्धाश्रम, तभी धीरज आ गया और बोला, नहीं मम्मी पापा आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। तो धीरज की मम्मी बोली, नहीं बेटा तुम हमें जाने दो, हमारी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत कर। तो धीरज बोला, मम्मी माँ बाप की वजह से कभी बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी बनती है और आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहेंगे मेरे पास। धीरज रागिनी की ओर देखता हुआ बोला, जिसे जाना है वो जा सकता है। धीरज की मम्मी ने धीरज को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? बहू क्यों जाएगी कहीं, वो यहीं रहेगी। तभी रागिनी बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। धीरज भी अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद रागिनी अपना और वंश का सामान लेकर आ गई और वंश का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहाँ से। वंश ने जाने से मना किया तो रागिनी वंश को डांटते हुए बोली, चुपचाप चलो मेरे साथ, बहुत जिद्दी हो गए हो। रमाकांत जी और उनकी पत्नी रागिनी को देखते रहे और समझाते रहे, पर रागिनी नहीं रुकी और चली गई। रागिनी के जाने के बाद रमाकांत जी ने धीरज को फ़ोन कर रागिनी के जाने की बात बता दी। तो धीरज बोला, आप चिंता मत कीजिए पापा, जाने दो उसे, जब गुस्सा शांत हो जाएगा आ जाएगी। इतना बोलकर धीरज ने फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद रागिनी भी वापस आ गई। रागिनी और वंश को देखकर रमाकांत जी और उनकी पत्नी खुश होते हुए बोले, आ गए तुम दोनों। वंश भागकर अपने दादाजी की गोद में चढ़ गया, लेकिन रागिनी बहुत उदास थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठ गई। धीरज की मम्मी ने रागिनी का सिर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? रागिनी ने रोते हुए अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके और पापा जी के लिए कितना बुरा सोचा। धीरज की मम्मी बोली, पर बेटा हुआ क्या, तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है ना? तभी वंश बोला, नाना नानी जी तो घर पर थे ही नहीं। धीरज के मम्मी पापा आश्चर्य से बोले, घर पर नहीं थे तो कहाँ गए? तो रागिनी बोली, पता नहीं मम्मी, मम्मी पापा कहाँ गए। मेरे भैया भाभी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उन दोनों को घर से निकाल दिया। धीरज की मम्मी बोली, पर क्यों, तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? तो रागिनी बोली, पता नहीं मम्मी जी, मैं जब घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था, बस बिरजू काका घर के नौकर थे, उन्होंने ही ये सब बताया। धीरज की मम्मी बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सारी बातें सुनकर रमाकांत जी ने धीरज को फ़ोन कर जब ये सारी बात बताई तो धीरज बोला, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं, आप रागिनी को बोल दो वो चिंता ना करे, उसके मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं, मैं शाम को घर आके सारी बातें बताता हूँ, आप सब परेशान ना हो। शाम को जब धीरज घर पहुँचा तो रागिनी ने धीरज पर सवालों की बौछार करते हुए कहा, आखिर कहाँ है मम्मी पापा धीरज, और आपको ये सब कैसे पता? धीरज रागिनी को शांत करते हुए बोला कि जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो तुम्हारे मम्मी पापा जी मुझे रास्ते में मिले थे। मैंने जब उन्हें सामान के साथ देखा, मैंने उनसे पूछा वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी और बोले अब हम वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। ये सब सुनकर रागिनी रोने लगी
तो धीरज बोला, तुम चिंता मत करो रागिनी, मैं उन्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। तो धीरज के पापा बोले, तुम सुबह ही उन्हें अपने साथ घर क्यों नहीं ले आए, उन्हें वृद्धाश्रम क्यों जाने दिया? तो धीरज बोला, पापा मैंने उन्हें बहुत समझाया और अपने साथ घर चलने के लिए भी बोला, पर वो नहीं माने और बोले हम बेटी के घर नहीं रह सकते। अब जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं रहा तो हम किसी पर बोझ क्यों बने, हम अब वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ी देर अकेला ही छोड़ना उचित रहेगा। शाम को ऑफिस से घर आकर इन्हें वृद्धाश्रम से ले जाऊंगा। तो धीरज के पापा बोले, चलो तो हम सब चलते हैं तुम्हारे साथ, हम सब उन्हें समझा के अपने साथ ले आएंगे। सब धीरज के साथ वृद्धाश्रम पहुंच गए। वंश ने जैसे ही वहां अपने नाना नानी जी को देखा तो भागकर उनके पास चला गया। रागिनी के मम्मी पापा ने जब रागिनी के साथ सबको आश्रम में देखा तो आश्चर्य से पूछा, आप सब यहाँ कैसे? तो रमाकांत जी बोले, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हमें सब सच पता चल गया है। हम आप दोनों को अब यहाँ नहीं रहने देंगे, आप हमारे घर रहेंगे हमारे साथ, हम सब आपको लेने आए हैं, चलिए। तो रागिनी के पापा बोले, ये आप कैसी बातें कर रही हैं रमाकांत जी, हमारे साथ जो भी हुआ हमने उसे स्वीकार कर लिया है, अब हम यहीं रहेंगे, हम अपनी बेटी के ससुराल कैसे रह सकते हैं? तो रमाकांत जी बोले, ये किस किताब में लिखा है कि बेटे की शादी के बाद बेटी के माता पिता उसके साथ नहीं रह सकते? रमाकांत जी आगे कहने लगे, जब माता पिता अपने बच्चों और उनकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करते तो उनके साथ रहने में क्यों? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बस बेटा बन सकता है, बेटी नहीं। अगर किसी के बेटा ना हो तो क्या उनकी बेटी को यह अधिकार नहीं कि वो अपने माता पिता को अपने साथ रख सके? यह बातें सुनकर रागिनी के पापा बोले, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है और ना हमें यहाँ रहना बुरा लग रहा है, यहाँ तो हमारे जैसे कितने लोग हैं। तो धीरज बोला, पापा जी मेरा घर जितना मेरा है उतना रागिनी का भी है, और क्या आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है? और अगर ऐसा लगता है कि बेटी के घर नहीं रहना चाहिए तो आप मान लीजिए कि आप अपने बेटे के घर ही जा रहे हैं। दामाद के साथ भी तो बेटे के जैसा ही रिश्ता होता है ना। तो आज से बल्कि अभी से मैं ही आपका बेटा हूँ। धीरज की बातें सुनकर रागिनी के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए और दोनों उनके साथ जाने के लिए मान गए। रागिनी के मम्मी पापा रागिनी के ससुराल जाने के लिए मान गए और सबके साथ हंसी खुशी घर चले गए। पर रागिनी बिल्कुल गुमसुम थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब सब घर पहुँचे तो रागिनी की मम्मी ने रागिनी से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? रागिनी की मम्मी ने रागिनी को देखते हुए सवाल किया। अब तो हम तुम्हारे साथ घर आ गए। तो रागिनी अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, आप दोनों के साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। रागिनी की मम्मी ने रागिनी का सिर सहलाते हुए आश्चर्य से पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो? रागिनी की मम्मी रागिनी को खुद से अलग करते हुए बोली, क्या हुआ है बेटा, साफ साफ बताओ। तो रागिनी ने अपने मम्मी पापा को वो सारी बात बताई जो उसने आज सुबह धीरज से बोली थी। अपने सास ससुर के बारे में उसे मन ही मन अंदर ही अंदर अपने किए पर शर्म आ रही थी। फिर रागिनी अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा जी, मैंने जो आप दोनों के साथ करने की सोची वही मेरे पापा मम्मी के साथ हो गया। रागिनी की बातें सुनकर रागिनी के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। फिर घर का माहौल देखकर बात को संभालते हुए धीरज की मम्मी बोली, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? रागिनी बेटा, घर में ये छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं, ऐसी बातों को दिल पे नहीं लेते, हम भी सब कुछ भूल गए हैं, अब तुम भी भूल जाओ। तभी धीरज बोला, हाँ रागिनी, मम्मी ठीक कह रही है, और तुम्हारे मम्मी पापा कितने समय के बाद घर आए हैं और तुम ये सब बातें लेकर बैठ गई।
अब जाओ जाके खाना बना लो, सबको भूख लगी है। रागिनी खाना बनाने चली गई और धीरज भी अपने कमरे में चला गया। अब घर का माहौल भी कुछ सामान्य हो गया था। वंश अपने दादा दादी जी और अपने नाना नानी जी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। वंश आज बहुत खुश था। उसके नाना नानी भी उसके साथ रहने वाले थे। अब वंश ने अपने दादा दादी जी से पूछा, दादाजी वहाँ आश्रम में कितने सारे लोग थे, क्या उन सबके पास घर नहीं, उन सबके बच्चे नहीं हैं, सब आश्रम में क्यों रहते हैं? तो वंश के दादाजी बोले, बेटा उन सबके पास घर भी है और उन सबके बच्चे भी हैं, पर वो सब अपने बच्चों पर बोझ बन गए थे, तो उन सबके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो वंश बोला, तो दादाजी उनके बच्चे भी उनके साथ यहीं रहेंगे क्या? वंश के मुंह से इतने बड़े बड़े सवाल सुनकर दादाजी बोले, हाँ बेटा, बच्चे जो माता पिता के साथ करते हैं वही उनके साथ भी होता है, पर फिर भी लोग इस सच्चाई को नहीं अपनाते, अपनी गलती नहीं सुधारते। वंश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी धीरज की आवाज़ आई, वंश अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो आकर खाना खा लो। धीरज ने वंश के साथ सबको खाने पे बुला लिया। अब धीरज और रागिनी की जिंदगी में सब ठीक चल रहा था। सभी बहुत खुश थे। वंश भी बहुत खुश था कि अब उसके साथ दादा दादी जी के साथ साथ उसके नाना नानी जी भी उसके साथ रहेंगे। समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन रागिनी के पास उसके भाई का फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही रागिनी बहुत हैरान हुई। तो रागिनी की मम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ रागिनी, किसका फ़ोन था? रागिनी हड़बड़ाते हुए बोली, मम्मी भाई का फ़ोन था। परी रागिनी के भाई की बेटी सीढ़ियों से गिर गई, उसे काफ़ी चोट आई, वो हॉस्पिटल में है। रागिनी की मम्मी बोली, कौन से हॉस्पिटल में है? घबराते हड़बड़ाते हुए रागिनी से बोली, चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो धीरज बोला, आप ही क्यों मम्मी जी, हम सब चलेंगे आपके साथ। सब रागिनी और धीरज के साथ हॉस्पिटल पहुँच गए। रागिनी की मम्मी जैसे ही अपनी पोती परी के पास बैठी, परी उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, दादी आप और दादा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? देखो ना मुझे कितनी चोट लगी है, मैं सीढ़ियों से गिर गई। आप और दादाजी अगर घर पर होते तो मुझे कभी गिरने नहीं देते। आप दोनों मेरा कितना ध्यान रखते थे, मुझे खाना खिलाते थे, मेरे साथ खेलते थे, कभी मुझे कुछ नहीं होने देते। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। आप कहाँ चली गई थी दादी? अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। परी की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। आज परी के मम्मी पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। परी की मम्मी परी की दादी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया। परी के पापा भी अपने मम्मी पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मुझे आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों के घर से जाने के बाद हमें समझ आया कि माँ बाप के बिना घर घर नहीं होता। हमारे पास सब कुछ था पर आप दोनों की कमी हमेशा खलती रही। हमें माफ़ कर दीजिए और अपने घर चलिए। परी भी आप दोनों को बहुत याद करती है। ये सारी बातें सुनकर धीरज बोला, आज तुम्हारी बच्ची को इनकी ज़रूरत है तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वरना एक बार पलट के देखा भी नहीं कि ये दोनों कहाँ हैं। अब मैं इन दोनों को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। आप जब इन्हें घर से निकाल चुके हो तो इन्हें भूल भी जाओ। धीरज की बात सुनकर रागिनी का भाई बोला, ऐसा मत बोलिए, हमें तो पता चल गया था कि मम्मी पापा आपके घर हैं, पर किस मुंह से माफ़ी मांगने आते? और क्या जब तक आप हमारे साथ थे हमने आपकी कदर नहीं थी? और आज आप हमारे साथ नहीं हो तो हमें आपकी ज़रूरत है। मम्मी पापा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके कभी आप सबसे मिलने, पर आज जब गलती का एहसास हुआ तो आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। आप सब हमें माफ़ कर दीजिए। और अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगते हुए घर चलने के लिए बोलने लगा।
पहले तो रागिनी के मम्मी पापा भी उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, पर जब परी ने जिद की तो मान गए उनके साथ जाने को। अब दोनों ही परिवार अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ समय बाद एक दिन धीरज अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी अम्मा आ गई। उन्हें देख धीरज ने गाड़ी रोक दी और हड़बड़ा कर गाड़ी से बाहर निकला और बूढ़ी अम्मा से बोला, आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? तो वो अम्मा बोली, नहीं बेटा, चोट नहीं लगी मुझे, मैं एकदम से गाड़ी के आगे आ गई। वो क्या है कि मुझे सही से दिखाई नहीं देता। उन अम्मा के पास कुछ सामान भी था एक बैग में। धीरज ने उनसे पूछा, आप कहीं जा रही हैं क्या? चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है आपको? तो वो अम्मा बोली, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही धीरज ने आश्चर्य से पूछा, वृद्धाश्रम क्यों माँ जी, आपका घर कहाँ है? तो वो अम्मा जी बोली, अब मेरा कोई घर नहीं है, जो था अब वो बेटों का हो गया और अब मैं भी उन पर बोझ बन गई। धीरज को ये सब बात सुनकर गुस्सा आ गया, पर अपने गुस्से को शांत करते हुए अम्मा से बोला, माँ जी अब तो रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी आप? अभी मेरे घर चलो, सुबह आप जहाँ भी कहेंगी मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। तो वो अम्मा बोली, पर बेटा ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे, तो तुम मुझे अपने घर कैसे ले जाओगे? तो धीरज बोला, माँ जी आप मेरी माँ जैसी हो और एक बेटे के लिए इतना जान पहचान काफ़ी है, चलो आप मेरे साथ। धीरज उन अम्मा को अपने साथ अपने घर ले गया। जब धीरज उनके साथ घर पहुंचा तो सबने धीरज को आश्चर्य से देखा और धीरज के पापा ने उनसे पूछा, ये कौन है बेटा? तो धीरज ने उन्हें सारी बात बताई। तो धीरज के पापा जी बोले, ये तो तूने अच्छा किया जो इन्हें अपने साथ ले आया। रात का खाना खाने के बाद सब उन बूढ़ी अम्मा के साथ ही बैठे थे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया उनके दो बेटे हैं। एक बड़ा बेटा तो बाहर कंपनी में काम करता है, तो उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ वहीं रहते हैं, और दूसरा छोटा बेटा टीचर है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहीं रहता है। धीरज ने वंश से कहा, चलो बेटा अब जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। और अपनी मम्मी से बोला, आप माँ जी को अपने साथ सुला लो, वंश पापा के पास सो जाएगा। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। धीरज कुछ खोया खोया सा था, तो रागिनी ने उनसे पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो धीरज बोला, कैसी दुनिया है ये रागिनी, दो बेटों के होते हुए भी माँ रात में दर दर भटक रही है। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय धीरज रागिनी से बोला, आज मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ रात के खाने पर आ रहा है, तो समय से तैयारी कर लेना। रागिनी बोली, ठीक है। ऑफिस जाते हुए धीरज उन अम्मा से बोला, लाइए माँ जी अपना पुराना चश्मा दे दीजिए, आज मैं आपका नया चश्मा बनवा कर ले आऊँगा। तो वो बोली, बेटा तुम तो आज मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने वाले थे। तो धीरज बोला, अभी आप कुछ दिन यहीं रहिए और तब तक आपका चश्मा भी आ जाएगा। धीरज अम्मा से उनका पुराना चश्मा लेकर चला गया। शाम को धीरज अपने दोस्त संजय और उसकी पत्नी पारुल के साथ घर पहुंचा और अम्मा की ओर चश्मा बढ़ाते हुए बोला, ये लो माँ जी आपका नया चश्मा। अम्मा को देखते ही संजय बोला, अरे माँ आप यहाँ कैसे? सब ने संजय को आश्चर्य से देखा तो धीरज बोला, माँ जी तुम्हारी माँ है संजय, पर तुम्हारे मम्मी पापा की तो मृत्यु हो चुकी है। अम्मा संजय को छूकर देख रही थी और खुश होते हुए बोली, तुम तो संजय? बोला, हाँ माँ मैं संजय। संजय ने सबको बताया कि जब मम्मी पापा की मृत्यु हुई तो मेरा अपना कोई नहीं रहा, तब इनके पति रामलाल जी ने मुझे अनाथ आश्रम पहुँचाया और मेरी पढ़ाई का खर्च भी देते रहे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ और तब से ही मैं उन्हें पिताजी और इन्हें माँ जी बोलता हूँ। संजय ने अम्मा जी से पूछा, पर माँ आप यहाँ कैसे? तो अम्मा ने उन्हें बताया कि बड़ा बेटा और बहू तो यहाँ रहते नहीं और छोटी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया, तो मैं वृद्धाश्रम जा रही थी। रास्ते में धीरज की गाड़ी से टकरा गई और वह मुझे घर ले आया। संजय की पत्नी पारुल बोली, कोई बात नहीं माँ, अब आप हमारे साथ रहना, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, संजय भी तो आपके ही बेटे हैं।
तो अब आप हमारे साथ रहेंगी। तो अम्मा बोली, नहीं बेटा, तो मुझे आश्रम में ही छोड़ आओ। तो संजय बोला, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, बस मेरे साथ रहेंगी। संजय के बहुत समझाने पर अम्मा उनके साथ रहने के लिए मान गई। रात का खाना खाने के बाद जब संजय अपनी माँ को लेकर घर जाने लगा तो धीरज बोला, संजय, तुम्हें इनका घर पता है, कहाँ है? तो संजय कहने लगा, हाँ पता है, पर क्यों? तो बोला, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना ज़रूरी है। अब तुम घर जाओ, मैं कल बताता हूँ क्या करना है। अगले दिन सुबह धीरज रामलाल जी के घर पहुँच गया। बेल बजाई तो गेट उनके बेटे ने खोला। धीरज ने पूछा, क्या ये रामलाल जी का घर है? तो वो बोला, जी हाँ, पर आप कौन? तो धीरज बोला, जी मैं एक पॉलिसी कंपनी से आया हूँ। आपके पिताजी ने आपकी माताजी के नाम एक पॉलिसी करवाई थी, वो पूरी हो गई है, उसी के पैसे देने हैं। आप माँ जी को बुला दीजिए। तो रामलाल जी का बेटा बोला, वो तो अभी घर पर नहीं है, कुछ दिन के बाद आएंगी, कहीं गई हैं। तो धीरज बोला, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद आता हूँ। तो रामलाल जी की छोटी बहू बोली, कुछ दिन बाद क्यों, आप हमें दे दीजिए, हम माँ जी को दे देंगे, आप क्यों बार बार परेशान होते हैं। रामलाल जी की छोटी बहू की बात सुनकर धीरज बोला, नहीं, मैं उन्हें ही दूंगा, ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। तो रामलाल जी की बहू बोली, हम ऐसे ही कोई नहीं हैं, उनके बेटा बहू हैं। आखिर माता पिता की सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के लिए ही होती है। रामलाल जी की छोटी बहू के मुंह से पैसों का नाम सुनकर शहद से भी मीठे शब्द टपक रहे थे। इतना कहने पर संजय माँ जी को लेकर उनके बेटा बहू के सामने खड़ा हो जाता है। माँ जी के बेटा बहू उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देखने लगते हैं। आप कौन हैं? उन्होंने संजय से सवाल किया। संजय बिना किसी के सवाल का जवाब दिए माँ जी को अपने साथ अंदर ले आया। संजय के साथ माँ जी को देखकर उनके बेटे ने आश्चर्य से दोबारा फिर पूछा, तुम कौन हो और माँ तुम्हारे साथ कैसे? तो संजय बोला, एक माँ अपने बेटे के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? तो रामलाल जी के बेटे ने आश्चर्य से कहा, बेटा? तो संजय बोला, हाँ बेटा। फिर अम्मा ने उन्हें संजय के बारे में सब बता दिया। फिर संजय बोला, शर्म नहीं आई उस माँ को घर से निकालते हुए जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरों के घर जा जाके काम कर तुम दोनों भाइयों को आगे पढ़ाया और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की। जो माँ आज तक तुम्हारे लिए जीती मरती रही, वो माँ आज तुम्हारे लिए बोझ हो गई। ये शब्द सुनकर रामलाल जी के बेटा बहू को तो जैसे सुनना ही बंद हो गया हो। रामलाल जी का बेटा और बहू शर्मिंदगी से सिर झुकाकर सारी बातें सुन रहे थे। फिर धीरज बोला, अगर यही सब आपके बच्चे आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा? रामलाल जी के बेटे और बहू ने माँ जी के पैर छूकर माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो धीरज बोला, आगे से मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, अब माँ मेरे साथ रहेंगी। तो रामलाल जी का बेटा बोला, माँ क्या आप हमें माफ़ नहीं कर सकती? तो माँ जी बोली, एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती, मैं भी नहीं हूँ तुमसे नाराज़, पर अब मैं धीरज के साथ ही रहूँगी। माँ जी के इतना कहने पर संजय माँ जी को अपने साथ लेकर चला गया। अम्मा जाते जाते यही सोच रही थी कि जिन बच्चों के लिए मर मर के जीती रही, उनके लिए मैं बोझ बन गई, और जिसे ज़रा सा सहारा दिया उसने पलकों पे बिठा लिया। और रामलाल जी के बेटे और बहू इसी पछतावे में रहे कि उन्होंने जो किया वो कितना गलत था। इस कहानी में 3 बुजुर्गों की स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें तीनों माता पिता बेघर होने से बच गए, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों के जुल्मों का शिकार हो जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।